प्रीमियम एसयूवी मार्केट की बात करें तो इंडिया में टोयोटा फॉर्च्यूनर की पकड़ काफ़ी सालों से सेगमेंट पे बहुत मजबूत रही है। काफ़ी गाड़ियाँ आई लेकिन फॉर्च्यूनर को अपने सेगमेंट से टॉप पोजीशन पे से ज़्यादा टाइम तक कोई हटा नहीं पाया। इस सेगमेंट में फोर्ड एंडेवर जैसे अदर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स भी हैं, लेकिन अब एमजी अपनी ग्लॉस्टर के साथ इस सेगमेंट में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर सेगमेंट की बात करें तो ग्लॉस्टर फॉर्च्यूनर या एंडेवर जैसी गाड़ियों से साइज़ में बड़ी है, कीमत में भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन फीचर्स के मामले में बहुत आगे। तो क्या ग्लॉस्टर के साथ एमजी इस सेगमेंट में अपनी पकड़ बना पाएगी या फिर एक थोड़ा सा ऊपर का सेगमेंट अपने लिए क्रिएट कर पाएगी? आइए जानते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको बताएं कि एमजी ग्लॉस्टर जो कि साइज़ के मामले में लैंड क्रूज़र प्राडो से आगे है और फीचर्स के मामले में कैसे ये काफ़ी ज़्यादा महंगी जर्मन लग्जरी एसयूवी से भी आगे है, इन सब से पहले एक्सप्रेस ड्राइव्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। तो अब शुरुआत करते हैं पहले हम एमजी ग्लॉस्टर के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एमजी ग्लॉस्टर अपने कंपटीशन से मीलों आगे है। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सबसे पहले इंजन और गियर बॉक्स देखें, यहाँ पे आपको मिलता है एक 2 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज इंजन जो कि आपको देता है 218 PS की ताकत और साथ ही साथ 480 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये सारी पावर एक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, एक ऑन डिमांड 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के थ्रू व्हील्स को भेजी जाती है, एक 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के थ्रू। अब ये अगर आप इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन काफ़ी इसका रिफाइंड है, रिफाइनमेंट के मामले में कोई कंप्लेन नहीं है मुझे। उसके अलावा अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो पावर काफ़ी है, बावजूद इसके कि ग्लॉस्टर एक काफ़ी बड़ी गाड़ी है और भारी गाड़ी है, उसके बावजूद चलाने के मामले में बेहद काफ़ी ही ईगर है। कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी, चाहे आप शुरुआत से उसको खड़ी से चला रहे हो या ट्रैफिक में चला रहे हो या हाईवे पे भी ऑलरेडी हाई स्पीड पे थोड़ा और स्पीड बढ़ा के ओवरटेक करना चाहे। सभी सूरतों में जब भी आपको पावर की ज़रूरत होगी, एमजी ग्लॉस्टर में आपको पावर की कमी महसूस नहीं होगी। गियर बॉक्स भी काफ़ी अच्छी तरह काम करता है, अपना अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट की स्पीड भी बहुत तेज़ तो नहीं कहूँगा लेकिन डिसेंट स्पीड पे होती है, तो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होता कि गियर बॉक्स स्लो है। साथ ही साथ एक अच्छा बैलेंस देता है परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बीच में। शिफ्टिंग के मामले में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, लेकिन पैडल शिफ्टर्स होने का यहाँ पे मुझे ज़्यादा कोई ख़ास फ़ायदा लगता नहीं है और उसका कारण ये है कि जब आप गाड़ी को अगर मैनुअल मोड में स्पोर्ट्स मोड में डाल के भी चलाएं तो आपको गियर बॉक्स का पूरा कंट्रोल कभी नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप मैनुअली चेंज कर रहे हैं तब भी आप जैसे ही करीब पूरा एक्सीलेटर दबाने के बाद भी 3500 RPM के आसपास आते ही अपने आप गियर बॉक्स अप शिफ्ट कर देगा, तो आपको गियर बॉक्स का पूरा कंट्रोल नहीं मिलता, जिसके कारण पैडल शिफ्टर्स मेरे ख्याल से कोई ख़ास काम के नहीं है। अगर आप उसके अलावा मोड्स की ही बात करें तो मोड्स यहाँ पे आपको काफ़ी मिलते हैं। 7 मोड्स मिलते हैं आपको, जिसमें से 3 ऑन रोड मोड्स हैं, इको, ऑटो और स्पोर्ट, जो कि अपने नाम के हिसाब से काम करते हैं और काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। अब ऑफ रोड की बात करें तो ऑफ रोड के मामले में भी ग्लॉस्टर काफ़ी केपेबल गाड़ी है, काफ़ी दमदार गाड़ी है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको एक 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, एक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम भी मिलता है, उसके अलावा बहुत बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का और साथ ही साथ ऑफ रोड मोड्स हैं, जैसा कि आप लैंड रोवर में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि मड, स्नो, रॉक, ऐसे अलग अलग मोड्स में से आप अपने सरफेस के हिसाब से आप मोड चूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपने आप जो सेटिंग्स होती हैं इंजन की और गियर बॉक्स की वो चेंज हो जाती हैं उस कंडीशन के अनुसार। अब ये तो थी लेकिन बात पेपर पे कि पेपर पे ऑफ रोडिंग कैसी है इसकी, लेकिन रियलिटी में ये सब चीज़ें काम करती हैं नहीं। देखिए क्या कर सकती है ग्लॉस्टर जब ये जाती है ऑफ रोड।
अब जब ऑफ रोड की बात हो गई है, अब वापस ऑन रोड की बात करते हैं। मैंने आपको पहले इंजन और गियर बॉक्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताया। अब अगर इसके ओवरऑल थोड़ा सा और बात करूँ हाई स्पीड कैपेबिलिटी के बारे में, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। और हाईवे स्पीड्स या ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे पहुंचना बिल्कुल एफर्टलेस है। कभी ऐसा नहीं लगता कि इंजन पे स्ट्रेन पड़ रहा है। गाड़ी के अंदर आवाज़ भी ज़्यादा अंदर नहीं आती है। रेगुलर अगर आप नॉर्मल सिटी के अंदर हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हो तो काफ़ी साइलेंट कैबिन रहता है इसका। और उसके अलावा अगर आप राइड और हैंडलिंग की बात करें तो राइड क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है, बहुत कंफर्टेबल है और थोड़ा सा सॉफ्टर साइड की तरफ इसका बायस है। और वो अच्छी बात है क्योंकि ऐसी एक लग्जूरियस और कंफर्टेबल एसयूवी में आप वही चाहेंगे। तो काफ़ी अच्छी एक राइड क्वालिटी है। बड़े पॉट होल स्पीड ब्रेकर्स पे भी ज़्यादा झटका अंदर नहीं आता है। साथ ही साथ अगर आप हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग इसकी स्पोर्टी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंट ज़रूर है। अभी एक बड़ी एसयूवी है, हाइट भी इसकी काफ़ी है, तो कॉर्नर्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करती है। बॉडी रोल भी होता है, लेकिन अगर आप इसको इस गाड़ी की पोजीशनिंग के हिसाब से चलाएं तो फिर भी कॉर्नर्स पे इट इज़ अ स्टेबल व्हीकल, कोई खास कंप्लेन का आपको मौका नहीं देगी। स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, चारों व्हील्स पे आपको डिस्क्स मिलते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक और ब्रेक पेडल पे फीडबैक थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बोला, ये एक स्पोर्टी एसयूवी नहीं है, ये एक लग्जरी एंड कंफर्टेबल इसकी पोजीशनिंग है। तो उस हिसाब से सब कुछ इसमें आपको बढ़िया मिलता है। अब जब ये सारी बातें हो जाती हैं, अब आती है बात मेन चीज़, यानी कि इसकी एडास सिस्टम की, जिसे कहते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम। ये ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं जो कंटिन्यूस काम करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि अगर कभी आपका ध्यान भटक रहा हो रोड पे से या किसी और की भी गलती हो, तो जहाँ तक हो सके एक एक्सीडेंट को होने से बचाया जाए, ना कि होने के बाद सेफ्टी इंश्योर करी जाए। तो ये एक्सीडेंट होने से पहले बचाते हैं। अब यहाँ पे मिलता है आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जो कि नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होता है। यहाँ पे आपने अगर 80 की स्पीड लिमिट सेट कर दी और आपके आगे वाली गाड़ी हाईवे पे जो चल रही है वो आपके आती है और वो 60 पे चल रही है, तो अपने आप ये गाड़ी अपनी स्पीड को 60 पे ले आएगी और जैसे ही वो गाड़ी हटती है अपने आप ये वापस अपनी सेट स्पीड पे पहुंच जाएगी। आप अपने आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं ये भी आप स्टीयरिंग व्हील पे एक बटन से सेट कर सकते हैं, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे एक फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम, जो कि आपको अगर इन केस ऑफ लो अटेंटिवनेस, यानी कि अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी कारणवश और अगर सिस्टम को लगता है कि आगे किसी गाड़ी से आपकी टक्कर हो सकती है, तो वो आपको पहले एक विजुअल वार्निंग, यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल वार्निंग देगा। और अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, उस केस में इसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी आता है, जो कि 40 किलोमीटर की स्पीड तक की स्पीड पे आपकी गाड़ी को ब्रेक लगा के अपने आप रोक लेगा एक एक्सीडेंट को बचाने के लिए। अगर आप 40 से ऊपर हैं तो फिर वो -40 के लॉजिक पे काम करता है, यानी कि अगर आप 60 की स्पीड पे चल रहे हैं और टक्कर होने वाली है तो वो ब्रेक लगा के 40 किलोमीटर कम कर देगा और 20 किलोमीटर तक ले आएगा। अगर आप 80 पे चल रहे हैं तो वो 40 किलोमीटर कम करके आपकी स्पीड 80 से 40 पे ले आएगा। तो ये एक पॉसिबल कोलिजन को अवॉइड करता है। इसके साथ साथ आपको लेन डिपार्चर वार्निंग मिलती है, तो जिन रोड्स पे लेन्स प्रॉपरली मार्क्ड हैं वहाँ पे ये बखूबी काम करता है। और अगर आप बिना कोई इंडिकेशन दिए अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे बताता है कि आप लेन चेंज कर रहे हैं। कई बार एक्सीडेंटली हाईवे पे ध्यान नहीं रहता है और गाड़ी कई बार लेफ़्ट या राइट की तरफ स्वे करती है, वहाँ पे ये सिस्टम काफ़ी काम आता है, ड्राइवर को वापस अटेंटिवनेस उसकी जागरूक करता है। उसके अलावा आपको ब्लाइंड जोन डिटेक्शन भी मिलता है, क्योंकि साइड में कई बार ऐसा होता है कि टू व्हीलर्स या गाड़ी हमारे ब्लाइंड स्पॉट में होते हैं और हमें पता नहीं चलता और हम टर्न ले लेते हैं, जिससे कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस केस में भी ये टेक्नोलॉजी इस चीज़ को होने से प्रिवेंट करती है। अगर आप लेन चेंज कर रहे हैं बिना इंडिकेटर के तो आपको एक यहाँ पे आउटसाइड रियर व्यू मिरर पे एक रेड लाइट जल जाती है। अगर आप अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इंडिकेटर देके भी और अगर कोई ब्लाइंड स्पॉट में टू व्हीलर या गाड़ी है तो आपको एक ऑडियो बीप भी मिलती है ये बताने के लिए कि अभी ना करें, पहले देखें कि आपके साइड में कोई गाड़ी है।
तो ये, और उसके साथ ही साथ आपको फटीग रिमाइंडर मिलता है, आपको पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल मिलता है, जो कि आपका ओवरऑल पार्किंग सेंसर्स के थ्रू आपको जो एक अवेयरनेस मिलती है। 360 डिग्री सराउंड कैमरा सिस्टम मिलता है। अब अगर आप इन सभी चीज़ों को जोड़ के देखें तो आपको एक ऐसा सेफ्टी पैकेज मिलता है जो कि इंडिया में अभी अनमैच्ड है, और इसीलिए MG ग्लॉस्टर आज की तारीख में इंडिया की पहली प्रीमियम फुल साइज SUV है जो कि लेवल 1 ऑटोनॉमी टेक्नोलॉजीज़ के साथ आती है। अब जबकि ये सारी बातें हो चुकी हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैंने आपको बताया कि इसमें एक 360 डिग्री आपको सराउंड व्यू मिलता है, यानी कि आपको पूरा व्यू गाड़ी का आप अपने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करती है पार्किंग में। और जबकि ये टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है और आपको आइडिया देती है, आप कैमरा एंगल्स भी स्विच कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एक इशू ये है कि कैमरे का जो रेजोल्यूशन है, खासकर जो रेयर कैमरा है, वो बहुत अच्छा नहीं है, और मेरे हिसाब से इस सेगमेंट ऑफ गाड़ी में कैमरे का रेजोल्यूशन थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। अब अगर डिज़ाइन की बात करें तो MG ग्लॉस्टर में वो सारी खूबियां हैं जो ज़्यादातर बायर इस सेगमेंट में चाहते हैं। ग्लॉस्टर अगर आप फ्रंट एंगल से देखेंगे तो काफ़ी बड़ी और एक वाइड स्टैंड्स अपने साथ लाती है। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है जो कि मेटालिक फिनिश में है, तो प्रीमियम भी लगती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स मिलती हैं जिनकी लाइटिंग रात में भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा आप देखेंगे काफ़ी सारा क्रोम दिया गया है यहाँ पे कॉर्नरिंग या फॉग लैम्प्स के पास लोअर पार्ट ऑफ द बम्पर में। और ओवरऑल अगर इसके आप डायमेंशंस की भी बात करें तो ऑलमोस्ट 5 मीटर लंबी गाड़ी है ये, यानी कि फॉर्च्यूनर या एंडेवर से साइज़ में ये सिग्निफिकेंटली बड़ी है। उसके अलावा अगर आप साइड में भी देखेंगे, साइड प्रोफाइल भी इसका बिल्कुल एक ओल्ड स्कूल SUV की तरह है। नई SUVs की तरह आपको एकदम उसमें कूपे टाइप लाइंस या ऐसा कोई आपको क्रॉसओवर अपील नहीं मिलेगी। प्रॉपर बिग SUV फील आपको यहाँ मिलती है। 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे पीछे की साइड पे, पीछे का साइड का भी डिज़ाइन, टेल लैंप्स आगे के डिज़ाइन के साथ काफ़ी अच्छी तरह मर्ज करता है, मॉडर्न लगता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी बेहतर हो सकती थी, जैसे कि ग्लॉस्टर जो टेल गेट पे लिखा हुआ है वो बहुत बड़ा और काफ़ी एक अजीब से फॉन्ट में लिखा हुआ है, जो दिखने में थोड़ा प्रीमियमनेस जो है वो उसको डाइल्यूट कर देता है। उसके अलावा इंटरनेट इनसाइड, ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी एक सटल और अच्छे तरह से लिखी जा सकती थी, जो कि ज़्यादा दिखने में बेहतर लगता। और जो फेक डिफ्यूज़र पीछे लगा हुआ है वो भी थोड़ा सा प्लास्टिक ही लगता है, लेकिन ये सब छोटी चीज़ें हैं। पीछे अगर आप देखेंगे आपको क्वाड टेल पाइप्स भी मिलेंगी जो कि अगेन दिखने में अच्छी लगती हैं। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ग्लॉस्टर का डिज़ाइन अपीलिंग है, एक बड़ी SUV की फील आती है और साथ ही साथ दिखने में प्रीमियम भी लगती है। अब MG ग्लॉस्टर मैक्सिस D90 गाड़ी पे बेस्ड है, यानी कि वो गाड़ी SAIC शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन का मॉडल है और उसी पे ग्लॉस्टर बेस्ड है। और जब आप इसके कैबिन में अंदर आएंगे तो आपको काफ़ी अलग अलग गाड़ियों के फ्लेवर देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा मर्सिडीज बेंज, थोड़ा सा BMW, थोड़ा सा वोल्वो और कुछ और गाड़ियाँ भी। लेकिन ओवरऑल लुक और फील कैबिन का काफ़ी बढ़िया है। अगर आप डैशबोर्ड देखें तो यहाँ पे आपको डुअल कलर यहाँ पे फिनिश मिलता है। दोनों टॉप पार्ट और मिडिल पार्ट पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। प्लास्टिक पार्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी और टच और इंटरेक्टिव फील के मामले में काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इनबिल्ट नेविगेशन है। डिस्प्ले इसका काफ़ी अच्छा है, रेजोल्यूशन काफ़ी सही है। लेकिन एक थोड़ा सा इशू इसमें ये है कि इसमें थोड़ा सा MG की बाकी गाड़ियों की तरह एक हल्का सा लैग है, यानी कि आप जब कुछ दबाते हैं तो वहाँ पे आपके टच रिस्पॉन्स देने पे जो कमांड एग्जीक्यूट होता है उसमें हल्का सा एक लैग आता है। लेकिन उसके अलावा कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका डिस्प्ले काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइंड है, तो आपको ये बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग लेआउट नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इस गाड़ी में। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है।
पकड़ने में काफ़ी एक चंकी फील आती है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, दोनों ही आगे की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ड्राइवर सीट मसाज फंक्शन भी मिलता है आपको यहाँ पे, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर कि इसकी कितनी यूटिलिटी है, क्योंकि ड्राइवर के लिए मसाजिंग फंक्शन इतना ज़रूरी नहीं है और अगर गलत तरह से यूज़ किया जाए तो थोड़ा सा ये सेफ्टी हैज़र्ड भी पोटेंशियली बन सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप बात करें फ़ीचर्स की, तो फ़ीचर्स के मामले में ग्लॉस्टर अपने राइवल से ही नहीं बल्कि करीब 60-65 लाख रुपए की जो एसयूवीज़ हैं उनसे भी काफ़ी आगे है। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले कुछ फीचर्स बताए, इसके अलावा आपको साथ ही साथ 64 कलर की एक एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है कैबिन के अंदर, जो कि दिखने में खासकर रात या अंधेरे के टाइम पे बेहद खूबसूरत लगती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 12 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आपको मिलती है काफ़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो कि इंडियन बायर्स को काफ़ी पसंद आती है। उसके साथ ही साथ आपको पीछे कैप्टन सीट लेआउट मिलता है और उसके अलावा अगर आप स्पेस की बात करें तो स्पेस के मामले में भी यहाँ पे आपको स्पेस काफ़ी सारी मिलती है। आगे आपको वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है आपके स्मार्टफोन के लिए और साथ ही साथ USB और 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी साथ में आपको मिलता है। अब अगर आप ग्लॉस्टर की सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है बेहद बढ़िया सेटअप। अगर आप ग्लॉस्टर को फैमिली यूजेज या फिर शॉफर ड्रिवन यूजेज के हिसाब से देख रहे हैं, दोनों ही तरह से ग्लॉस्टर काफ़ी कुछ ऑफर करती है। अब ड्राइविंग सीट को मैंने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से सेट कर दिया है और मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है और आप देख सकते हैं कि लेग रूम की कोई कमी नहीं है, बहुत लेग रूम है मेरे पास। अगर मैं अपने पैर ड्राइवर सीट के नीचे स्लाइड कर लूँ उसके बावजूद काफ़ी लेग रूम है। साथ ही साथ हेडरूम की बात करें तो यहाँ पे अगर आप 6 फीट से ज़्यादा भी लंबे हैं तब भी आपका सर छत पे नहीं टच होगा। उसके अलावा सीट्स अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं, कुशनिंग काफ़ी बेहतरीन है, साइड सपोर्ट है। उसके अलावा सीट का जो अगर आप पूरा एक ओवरऑल डिज़ाइन देखें वो काफ़ी अर्गोनॉमिक है और अगर आप साइज़ में आपका बॉडी फ्रेम बड़ा है तब भी आप अपने आप को यहाँ पे कंफर्टेबल पाएंगे। उसके अलावा सीट बिल्कुल ये मैनुअली एडजस्टेबल है तो आप इसको आगे और पीछे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसकी रिक्लाइन एंगल भी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन सीट में अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ आपको पीछे मिलते हैं यहाँ पे ये क्लाइमेट कंट्रोल सेटअप और साथ ही साथ आपको एक 12 वोल्ट का और एक USB का एक चार्जिंग सॉकेट भी मिलता है। सो ओवरऑल इन सब बातों को जोड़े तो आपको यहाँ पे मिलता है एक बेहद कंफर्टेबल, लग्जरियस और दिखने में भी काफ़ी बढ़िया कैबिन। तो ये थी बात फ्रंट और मिडिल रो की, लेकिन ग्लॉस्टर में आपको मिलती हैं 3 रोज ऑफ सीट्स, यानी कि अब टाइम है ये देखने का कि लास्ट रो में आपको कितनी स्पेस और कितना कंफर्ट मिलता है। अब अगर एक्सेस चेक करें तो एक्सेस के मामले में बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लैट फ्लोर है और चौड़ी गाड़ी होने के कारण स्पेस भी निकलने के लिए काफ़ी है। अब जिस तरह से मैं पीछे लास्ट रो पे आया, अगर वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप बेशक सीट को आगे की तरफ और बैकरेस्ट को आगे की तरफ रिक्लाइन करके आप अपने लिए साइड से आने की जगह भी बना सकते हैं। अब एक बार अगर आप यहाँ पे लास्ट रो में आ जाते हैं तो ग्लॉस्टर के साइज़ का एडवांटेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अनलाइक जो आप फोर्ड एंडेवर या फॉर्च्यूनर में देखेंगे यहाँ पे स्पेस आपको काफ़ी मिलती है। अब पीछे वाली जो सीट है यानी कि मिडिल रो की सीट मैंने पूरी तरह पीछे कर रखी है, उसके बावजूद मेरे पास यहाँ पे कुछ इंच लेग रूम है, अभी भी हेडरूम भी ठीक ठाक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको हार्ड माउंटेड आर्मरेस्ट मिलते हैं कप होल्डर के साथ। सीट भी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, बैकरेस्ट एंगल ठीक ठाक है। हाँ, यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि आप काफ़ी लो बैठे हैं और साथ ही साथ आपके पैर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो लंबी जर्नीज पे ये थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में ही नहीं, अगर आप 60-65 लाख रुपए तक की सेगमेंट में भी देखें तो इतनी स्पेस आपको लास्ट रो में और इतना कंफर्ट आपको और दूसरी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलेगा। तो
क्या MG ग्लॉस्टर इंडिया के कंपैरेटिव प्रीमियम एसयूवी मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं? वेल, अगर इसकी काबिलियत देखें तो इसमें वो सारी खूबियां हैं जो कस्टमर्स चाहते हैं एक इस सेगमेंट की एसयूवी से। आपके पास एक बड़ी एसयूवी का डिज़ाइन और लुक है, आपके पास स्पेशियस इंटीरियर्स हैं, फीचर लोडेड कैबिन है, सेगमेंट फर्स्ट ही नहीं, अपने सेगमेंट से एक दो सेगमेंट ऊपर से भी ज़्यादा फीचर्स, ड्राइविंग के मामले में अपने सेगमेंट में वापस आपको अपने राइवल से इसमें ज़्यादा पावर मिलती है, चलाने में रिफाइंड है और साथ ही साथ ऑफ रोड के मामले में भी ग्लॉस्टर काफ़ी केपेबल है। तो इन सब बातों का अगर जोड़े आपको मिलती है एक ऐसी गाड़ी जो कि कस्टमर्स को मोटिवेट शायद कर पाए कि वो फॉर्च्यूनर या एंडेवर से थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा के काफ़ी ज़्यादा फीचर्स और कंफर्ट का मज़ा ले पाएँ। लेकिन ये सारी बातें डिपेंड करती हैं MG की प्राइसिंग पे, जो कि जल्द ही अक्टूबर के फर्स्ट पार्ट पे अनाउंस होगी। हमारी उम्मीद ये है कि ग्लॉस्टर के जो लोअर वेरिएंट्स हैं वो करीब 35 लाख रुपए के आसपास प्राइस होंगे, जबकि ये टॉप वेरिएंट जो कि हम अभी चला रहे हैं ये करीब 40 लाख के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर प्राइस होगा एक्स शोरूम। और अगर MG इन प्राइसेस को डिलीवर कर पाती है तो ये बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं होगी कि ग्लॉस्टर अपने सब प्रीमियम सेगमेंट में यानी कि फॉर्च्यूनर और एंडेवर से ऊपर थोड़ा सा रहने के बावजूद अपने लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जगह और बढ़िया सेल्स नंबर्स भी ले आएगी।